वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास हमारी नॉर्मल क्लासेस से थोड़ी सी अलग है। इसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे जीएसटी का। हमारी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं ये उनका पार्ट नहीं होगी और ये क्लास कंपलसरी भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स जीएसटी की नॉलेज प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि हाँ कैसे काम होता है, और वो स्टूडेंट्स इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो चाहते हैं कि बस सिर्फ हम एग्ज़ाम फोकस रहें, वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। तो इस क्लास का टॉपिक क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। तो इस क्लास का जो है मेरा एजेंडा है आपको कि फेक इनवॉइसेस के बारे में कुछ बताऊं। फेक इनवॉइसेस, लास्ट क्लास में भी इसकी थोड़ी सी बात हुई थी जब मैंने पारस का एग्जाम्पल दिया था और मैंने कहा था कि फेक इनवॉइसेस बना के जो है क्या करते हैं, फेक इनवॉइसेस बना के वो अपनी बुक्स के अंदर इनकम टैक्स में भी जो है उनको बेनिफिट मिलता है, एक्सपेंस क्लेम करते हैं और जीएसटी के अंदर भी आईटीसी क्लेम करते हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आईटीसी हम तब देंगे जब आप आपके पास इनवॉइस के साथ साथ गुड्स होंगी, गुड्स रिसीव होंगी, तब हम देंगे। ये हमने कहा था। अब दूसरी बात ये है कि इसका इनकम टैक्स में भी क्या रोल रहेगा वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, बट अभी जीएसटी की बात करनी है। तो जीएसटी के अंदर हमने एक चीज और सीखनी है कि इसका रोल जो है, इसको रोकने के लिए और बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जीएसटी के अंदर, जो मैं जगह जगह आपको बताता रहूंगा कि ये प्रोविजन बनाया हुआ फेक इनवॉइसेस को रोकने के लिए बनाया। जिन्होंने ये क्लास लगाई होगी वो तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ फेक इनवॉइसेस कैसे बनाए जाते थे और उसको रोकने के लिए क्या बनाया, ये प्रोविजन बनाया। बट जो ये क्लास नहीं लगाएंगे उनको हाँ इतना होगा कि हाँ कुछ फेक इनवॉइसेस का कंसेप्ट होता है जीएसटी के अंदर, बट ये कैसे काम करता है ये नहीं पता होगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको एक क्लास देखनी है या नहीं। एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सारे कंसेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे। हमने मान लेते हैं कि मैं एक बायर हूं, मैं एक आम इंसान हूं और मैं बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जाम्पल उठाऊंगा। बिल्कुल कोई नो गैस, मेरे कंटेंट में कोई गैस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंटेंट है। तो इसके अंदर क्या है सर, अब देखें ध्यान से। मैंने सीमेंट खरीदनी थी, मैं गया अल्ट्राटेक सीमेंट वाले के पास। अल्ट्राटेक सीमेंट वाले के पास गया। मैं उस कंपनी का या उस फर्म का नाम तो नहीं लेना चाहता, वो मेरा दोस्त ही है, बट ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल लाइव दूंगा और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो ऐसे काम करता है। पूरी मार्केट ही ऐसे काम करती है, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने खरीदनी थी। इसके अलावा जो है ये मैं हूं, ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट बेचता है ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कि मेरे को आईटीसी नहीं चाहिए, आईटीसी नहीं चाहिए। इतना तो आई होप समझते होंगे। ये जो क्लास है वो आप शुरू में नहीं लगा सकते। जब आपने जीएसटी शुरू किया, सप्लाई वगैरह जब आपने किया, ये आप तभी लगा पाओगे जब आपने आईटीसी का पेमेंट का चैप्टर कर लिया या आईटीसी का थोड़ा सा बिगिनिंग का चैप्टर कर लिया। अब जो है हम बात करते हैं कि आईटीसी जो है वो मुझे नहीं चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आपको पता ही है कि रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस काटना क्या है, कंपलसरी। इसको टैक्स इनवॉइस काटना क्या है, कंपलसरी। टैक्स इनवॉइस कंपलसरी। जो भी गुड्स या सर्विस देगा, आपको पता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको टैक्स इनवॉइस काटना पड़ेगा और टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा।
और गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको पता है। इसके बाद क्या हुआ, मैं गया, बिल्कुल जो एक्चुअल में हुआ वही बता रहा हूं मैं गया, मैंने कहा भाई यार तू तो अपना दोस्त है। उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे को ना जो है वो कुछ सीमेंट चाहिए, मेरा घर बन रहा है तो मेरे को सीमेंट चाहिए। मैंने कहा सीमेंट, उसने मुझे बताया कि 350 रुपये जो है वो 350 रुपये रेट है। उसने कहा सीमेंट बिल्कुल मिल जाएगी आपको, सीमेंट मिल जाएगी, 350 रुपये का रेट लगेगा। एक बोरी कह सकते हैं, एक बैग कह सकते हैं, एक कट्टा कह सकते हैं, 350 रुपये लगेगा। तो 350 रुपये लगेगा और आपका जो है बिल के साथ लोगे तो 365 रुपये लगेगा। उसने दो रेट बताए, 350 रुपये लगेगा, बिल के साथ लगोगे तो आपका जो है वो 365 रुपये लगेगा। अब मुझे जो है कुल मान लेते हैं 200 इंटू में 350, मैंने उससे खरीदा था, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा कितना। तो एक बार एक छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 200 बैग ले लेते हैं। मान लो मैंने 200 बैग खरीदा, तो इसने मेरे को दे दिया सीमेंट के 200 बैग दे दिए। इसने मेरे घर भिजवा दिए। मैंने कहा ये एड्रेस है, भिजवा दे। उसने भिजवा दिए, मेरा दोस्त है, फोन पे ही जो है उसने भिजवा दिए। अब बात आती है रेट की। मैं रेट डिसाइड करने गया, जब उसकी पेमेंट करने गया तो मैंने इसकी पेमेंट करने गया, बोला मुझे कि इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए, 200 बैग भिजवा दिए। तो जब मैं पेमेंट करने गया उसने मेरे को दो ऑप्शन दे दिए। उसने कहा कि आपको विद इनवॉइस चाहिए या विदाउट इनवॉइस, विदाउट इनवॉइस। ठीक है, तो मैंने कहा यार क्या फर्क है। कहता विद इनवॉइस तो जो है आपको लगेगा 365 रुपये पर बैग, और विदाउट इनवॉइस लगेगा आपको 350 रुपये पर बैग। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। कहता भाई जो है जीएसटी का चक्कर है, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा जीएसटी का क्या चक्कर है। तो उसने मेरे को समझाया 350 रुपये बैग लगेगा। अब 350 रुपये बैग लगेगा तो मेरे जो है वो कितने बैग थे, 200 बैग थे, तो 70,000 रुपये बैठ गए। ये हो गया आपका विदाउट जीएसटी। और ये कहता है कि ये है विद जीएसटी। ठीक है, अब बेटा जो टैक्स इनवॉइस, मान लो मैं टैक्स इनवॉइस के साथ खरीदता हूं तो देखो क्या होगा, वैल्यू मान लो इसके ऊपर जो है एक बार 5% रेट है, वैसे तो 350 इंटू में 5%, 17.5 रुपए हो गया। हाँ जी, वो बोला कि मैं जो है क्या करूंगा, एक बार आप 5% के चक्कर को छोड़ो और ये मान लो कि वैल्यू है 340 इंटू में, प्लीज एक बार मेरी मान के एक बार ये एग्जाम्पल समझना है, परसेंटेज छोड़ो। 340 इंटू में आपका हो गया कितने बैग, 340 इंटू में 200 बैग, 200 बैग। ठीक है, 340 इंटू में 200 बैग ये हो गया। तो 340 इंटू में 200 बैग कितना हो गया, 340 इंटू में 200 बैग 68,000 रुपए की वैल्यू लगा दी उसने और जीएसटी लगा दिया। एक बार मैं इसको राउंड फिगर में लेने के लिए, मेरा एग्जांपल सेट करने के लिए ले लेता हूं कि मैं इसको 365 रुपए लिया था ना, तो 340 इंटू में आपका 5%, 17 रुपए बैठ रहा है, मैं इसको 20 रुपए ले लेता हूं, इसको 360 कर देता हूं, 360 कर देता हूं और इसको ले लेता हूं 20 रुपए। अगर ये 20 रुपए जीएसटी है तो कितना हो गया, 340 बैग, सॉरी 200 बैग इंटू में 20 रुपए, 4,000 रुपए का जीएसटी हो गया। 4,000 रुपए का क्या हो गया जीएसटी, 200 इंटू में 20 रुपए। मजा नहीं आ रहा ना, थोड़ा लग रहा है, तो इसको बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसकी जगह हम कर देते हैं 2,000 बैग। थोड़ा सा अमाउंट तो भारी भारी लगनी चाहिए। ये हो गया आपका 7 लाख रुपए का सामान और ये वैसे हो गया आपका 2,000 बैग हो गए तो 6,80,000 का हो गया, प्लस के 40,000 रुपए हो गया जीएसटी। टोटल हो गया आपका 7,20,000। ठीक है, तो ये सिस्टम है आपका।
7 लाख रुपए वो मेरे को लगा रहा है, सुने ध्यान से, 7 लाख लगा रहा है वो विदाउट जीएसटी और 7,20,000 लगा रहा है विद जीएसटी। सुनने ध्यान से। अब आप कहोगे सर उसको तो 6,80,000 लगाना चाहिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अरे भाई यार एक बात बता, तूने कहा कि विद जीएसटी तेरे को 340 रुपए बैग लगेगा, तूने कहा विद जीएसटी 340 लगेगा, नहीं सॉरी, तूने कहा विद जीएसटी 340 प्लस के जीएसटी है 20 रुपए, 20 रुपए, तूने कहा 340 और प्लस 20 360 रुपए बैग लगेगा विद जीएसटी, 360 रुपए, 360 रुपए लगेगा। तो यार एक बात बता, तू 360 ले रहा है और विदाउट जीएसटी मेरे तूने कहा 20 रुपए जीएसटी है, तो तेरे को 340 रुपए लेना चाहिए बैग, तेरे को 340 रुपए लेना चाहिए, मेरे से 10 रुपए फालतू क्यों ले रहा है। तो उसने बाद में कुछ बात समझाई, हालांकि मेरे को पता है मैं आपके लिए कहानी बना रहा हूं, उसने कुछ बात समझाई। आपको भी अभी लग रहा होगा कि यार ये 10 रुपए फालतू ले रहा है, बट अभी वेट करो, आप देखना वो 10 रुपए फालतू किस चीज के ले रहे हैं, अभी देखना। तो क्या हुआ, ये हुआ गया। अब मैंने कहा यार मैं इनवॉइस का क्या करूंगा, मैं तो प्रैक्टिकल बंदा, मेरे को तो पता है कि भाई मैं सीए हूं, मुझे पता है कि मुझे घर के लिए कोई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। वैसे आपको मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा कि हाँ आप भी जब भी कुछ ऐसे परचेज करें इनवॉइस ना लें, वो डिपेंड करता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपने घर के अकाउंट्स जो है वो मुझे पता है मैं कहां सेटल कर सकता हूं और कहां मेरा केस लगता है तो कैसे पैसे देके कैसे बचाने हैं। तो आप ये वाले चक्कर में मत पड़ना। मैं हालांकि आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से काम होता है प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा यार मैं तो अपना जो है वो क्या हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपने आप कोई नोटिस वगैरह आएगा अपने आप डील कर लूंगा, मेरे को कोई चिंता थोड़ी ना है, ना मेरे को आईटीसी चाहिए, मैं इनवॉइस का क्या करूंगा। आईटीसी के लिए तो मैंने पढ़ा है, इनवॉइस लेना है आपको, मैंने पढ़ाया है आपको। तो मैंने कहा यार मैं इनवॉइस नहीं लेता। मैंने कौन सा रास्ता चुना, मैंने चुना ये वाला रास्ता, मैंने ये रास्ता नहीं चुना। तो अब उसने क्या किया, उसने जो है ये एक ट्रक मंगवाया मेरे सामने ही, ये ट्रक मंगवाया और इसके अंदर जो है वो बैग लोड कर दिए और वो मेरे घर तक पहुंचाने लगा। कुछ 20-30 किलोमीटर का रास्ता था, तो ये यहां तक घर तक पहुंचाने लगा। अब उसने मेरे को बोला कि यार देख तू अपना भाई है, तेरे को बता देता हूं, वैसे तो हम बहुत गड़बड़ी करके चलते हैं लेकिन तू मेरा भाई है तो मैं तेरे को बता देता हूं। तो उसने कहा कि यार ये पकड़ होती है अपना नाकों के ऊपर जो है, शहर में से तो आ नहीं सकता ट्रक, शहर में तो अलाउड ही नहीं है इतना बड़ा ट्रक आना, बैग बहुत ज्यादा है तो ट्रक में आना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए तो यार उसको शहर के बाहर से आना पड़ेगा और वहां पर पुलिस खड़ी होती है, वो चेकिंग करती है कि वो पूछेगी इनवॉइस कहां है। तो अब ट्रक जा रहा होगा और वो ड्राइवर से पूछेगी ला भाई इनवॉइस ला, और अगर ड्राइवर के पास इनवॉइस ना हुआ तो सारा सामान जब्त कर लेंगे, फाइन पेनल्टी लगा देंगे और साथ में जो बेचने वाला है यानी कि हम भी पकड़े जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, मैं एक झूठा इनवॉइस बनाता हूं, झूठा इनवॉइस, फेक इनवॉइस बनाता हूं। तो झूठा इनवॉइस बनवाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक बनाया फेक इनवॉइस। प्लीज पूरे ही बात ध्यान से सुनना और बाद में जो है हम क्या करेंगे, बाद में मेरे को आपका कोई डाउट हो फिर मैं लूंगा। तो फेक इनवॉइस बनाया उसने, बिल्कुल डिट्टो हूबहू जैसे जीएसटी का इनवॉइस बनता है सेम वैसा बनाया, बिल्कुल सेम एज टैक्स इनवॉइस वो बनाया। क्या लिख दिया उसने, वैल्यू लिख दी वही जो वैसे वो वाला था, वैल्यू लिख दी 6,80,000 रुपीज, इतना माल है। और फिर उसने लिख दिया जीएसटी और 40,000 7,20,000 ये हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये इनवॉइस बना दिया, बहुत ही बढ़िया। इस इनवॉइस की बनाई 3 कॉपी, इंटो में 3 कॉपी, एक उसने दे दी मेरे को, एक दे दी उसने रेसिपिएंट को, एक उसने खुद रख ली सप्लायर ने, और एक किसको दे दी, ट्रांसपोर्टर को, यानी कि जो उनकी गाड़ी थी ट्रक ड्राइवर को, ट्रांसपोर्टर उसको दे दी। ट्रांसपोर्टर को इसलिए दे दी कि भाई रास्ते के अंदर अगर पुलिस जो है उसको पकड़ती है तो वो उसको दिखा देगा।
मेरे को इसलिए दे दी कि मान लो ट्रांसपोर्टर को पकड़ा पुलिस ने, तो फिर वो कह देगा कि यार मालिक से बात कर लो, उसका सामान है, तो मेरे से बात करेगी, मैं फोन पे बता दूंगा कि हाँ ये इनवॉइस नंबर है। सिमिलरली उसने खुद रख ली, ठीक है। अब देखना क्या होगा। अब वो क्या होता है कि जैसे ही ये सामान ये ट्रक आ गया, छुक 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 छुक, ट्रक यहां पर आ गया और ट्रक यहां पर आके क्या करता है, सामान की अनलोडिंग कर देता है। ये सामान की इसने क्या कर दी, यहां पर मेरे घर के बाहर ये सारे जो सीमेंट के बैग थे इसकी क्या कर दी, अनलोड कर दिया। जैसे ही अनलोड किया वैसे ही मेरे पास फोन आया, मेरे दोस्त का फोन आया, कहता कि हेलो। और मैंने कहा हाँ भाई बोल, सामान पहुंच गया तेरा? तो वो कहता कि भाई वो जो तेरे को मैंने इनवॉइस भेजा था ना वो फाड़ दियो। मैंने कहा क्या क्या क्या, इनवॉइस फाड़ दूं? वो कहता हाँ भाई इनवॉइस फाड़ दियो। जो इनवॉइस मैंने भेजा था ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए था कि अगर रास्ते में पुलिस रोकती है तो हमारे पास जवाब है, अदरवाइज उस इनवॉइस का कोई काम नहीं है। मैंने कहा ऐसा भी होता है? वो कहता हाँ ऐसा ही होता है, उस इनवॉइस का कोई काम नहीं है, वो इनवॉइस फेक इनवॉइस था, सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए था, तेरा इनवॉइस फाड़ दे, मैं अपना इनवॉइस फाड़ रहा हूं और ड्राइवर का भी इनवॉइस मैं लेकर फाड़ दूंगा। तो अब हम मानेंगे कि कोई सामान हुआ ही नहीं, कोई सामान बिका ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब खत्म, खलास, फिनिश, सब खत्म, सब खत्म, ठीक है। तो अब यार फिर मैंने इनवॉइस फाड़ दिया। तो ये सारा हमने जो इनवॉइस बनाया था फेक इनवॉइस, इसकी तीनों कॉपी क्या कर दी, फाड़ दी। तो इसको हमने क्या कर दिया, फाड़ दिया। ओ माई गॉड, अब क्या होगा? अब जो है ये मुझे बात बताओ, जो इसने सीमेंट के बैग बेचे, ये इनवॉइस इसने फाड़ दिया, इसने क्या ये जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा? ये तो कह रहा है कि मेरा माल बिका ही नहीं, मेरे स्टॉक में है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो है ही नहीं। टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया, ओरिजिनल इनवॉइस नहीं बनाया, तो अपने ये अकाउंट्स में एंट्री ही नहीं करेगा। क्योंकि इसने इनवॉइस फाड़ दिया तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरा माल बिका ही नहीं। ये तो कह रहा है नो सप्लाई। नो सप्लाई का मतलब क्या, नो सेल इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कोई सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है, इसका मतलब क्या, नो एंट्री इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, टैक्स पर्पस के लिए और अकाउंटिंग के लिए दो अलग अलग बुक्स मेंटेन होती हैं। एक बुक्स तो मेंटेन होती है जिसको जो टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना है, और एक बुक्स हम मेंटेन करते हैं अपने हिसाब से कि हाँ मेरा कितना स्टॉक पड़ा है, क्या कुछ है। जो हम अकाउंट्स की बात करते हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं प्लीज ये प्रिंसिपल्स अपने अकाउंट्स वाले टीचर के सामने फॉलो मत करना कि सर ऐसा हो गया तो, अगर झूठा इनवॉइस बनाया तो। जो हम अकाउंटिंग करते हैं, हम यहाँ अकाउंट्स पढ़ने आए हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम बुक्स में गलत बातें नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपका टैक्स टीचर हूं तो सारी गलत बातें आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज दोनों कंसेप्ट्स को इंटरलिंक मत करना। वो आपकी अकाउंटिंग चल रही है और ये आपकी क्या चल रही है, टैक्स। अब टैक्स में क्या किया हमने, जो टैक्स डिपार्टमेंट को, ये अकाउंट्स कौन से हैं जो हमने टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, कोई एंट्री नहीं की। हमने कहा तो भाई कोई सेल हुई नहीं है हमारी तो कोई सेल नहीं हुई है। तभी तो जब रेड पड़ती है, आपने हर्षद मेहता वाली स्टोरी देखी होगी, तो रेड पड़ती है जो उन्होंने टैक्स के डिपार्टमेंट को दे रखा था, उसके अंदर तो उन्होंने कुछ सेल ही नहीं दिखाई हुई थी, लेकिन फिर सारे कंप्यूटर सीज किए जाते हैं और कहा जाता है कि चुप स्टैच्यू, सारे वहीं के वहीं रुक जाओ। इसका मतलब यह है कि सारे वहीं के वहीं रुक जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। हमारे को ओरिजिनल रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को ओरिजिनल रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं जो भी वो मेंटेन करते हैं। तो उसी लिए वो सबको स्टैच्यू कर देते हैं ताकि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स निकाल के पता लग सके कि एक्चुअल सेल कितनी है। तो सिमिलरली यहां पर इसने क्या कहा, इसने जो है वो सेल रिकॉर्ड नहीं की, कोई भी सेल रिकॉर्ड नहीं की और कोई एंट्री पास नहीं की। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट जहां से खरीद के आया होगा, ये कौन होगा, ये कंपनी होगी, कंपनी
वहां से इसने क्या की, सीमेंट खरीद के आया। सीमेंट के मान लो ये लाया था 5,000 बैग लाया था, 5,000 बैग खरीद के लाया था, 5,000 बैग खरीद के लाया था। और इसके अल्ट्राटेक सीमेंट के पास इसने इसके पास स्टॉक कितना होगा, स्टॉक कितना होगा, स्टॉक होगा 5,000 बैग्स, 5,000 बैग्स, 5,000 बैग स्टॉक होगा। लेकिन 2,000 मेरे को दे चुका, तो एक्चुअल स्टॉक कितना बचा, 3,000। लेकिन अकाउंट्स में स्टॉक कितना बचा, 5,000। तो सुनो ध्यान से, तो नो अकाउंट, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्चुअल जो एक्चुअल स्टॉक तो इसके पास कितना बचा, सिर्फ 3,000 बैग। और फॉर जीएसटीबी और इनकम टैक्स, फॉर टैक्स पर्पज स्टॉक कितना बचा इसके पास, सिर्फ पूरा का पूरा 5,000 का स्टॉक, 5,000 बैग पूरा स्टॉक पड़ा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये है सर। अब क्या हुआ कि इसने ये सारा काम कर लिया, हाँ ये मैंने नहीं मांगा था, तो ये सारा काम कर लिया उसने। और अब बात आई, एक तो आपके मन में डाउट आ रहा, हाँ तो इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, तो कोई एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा। नो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझे बात को? अब क्या हुआ, अब हाँ ये बात हो गई। अब क्या हुआ कि ये सारा का सारा सिस्टम हो गया है। अब ये समझो, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात तो समझ आई होगी, इतनी बात ये समझ आई होगी कि मैं सीमेंट खरीदने गया, मेरे को पूछा कि बिल चाहिए नहीं चाहिए, तो उसने, मैंने कहा बिल नहीं चाहिए, तो उसने अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, कोई सेल ही नहीं की, तो फिर वो जीएसटी पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, कोई टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा। अब मेरे से वो पेमेंट मांग रहा है, उसका फोन आया कि भाई पेमेंट कर दे। मैंने कहा यार पेमेंट ठीक है मैं कर देता हूं, मैंने तो पैसे देने ही हैं। तो मैंने बताओ कितने रुपए देने हैं, मैंने उसको देने थे इसकी पेमेंट के लिए विदाउट जीएसटी 7 लाख रुपए देने थे, मैंने इसको देने थे 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए मैंने देने थे। मैंने कहा बता यार तेरा अकाउंट नंबर बता, अकाउंट नंबर में पैसे डलवाता हूं। उसने कहा अरे भाई पागल है क्या यार, कैसी बात कर रहा है, अकाउंट में पैसे कैसे डलवा सकता है, अकाउंट में तो मैं दिखा ही नहीं सकता, मैंने तो इसको जो है सेल ही नहीं मानी। अगर मैं सेल नहीं मानी तो मैं अपना इनकम टैक्स के अंदर भी और जीएसटी के अंदर भी सेल नहीं दिखाऊंगा, तो अगर सेल नहीं दिखाऊंगा टैक्स पर्पस के लिए, तो अकाउंट से पैसे ले लिया तो मेरे को 7 लाख का सबूत देना मुश्किल हो जाएगा कि 7 लाख रुपए आए कहां से, तूने मेरे को 7 लाख रुपए क्यों दिए। बात समझ आ रही है आपको? तो इनकम टैक्स में मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो इनकम टैक्स में हम सीखेंगे कि ये क्या सिस्टम होता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए आए हैं, मेरे को बताना पड़ेगा ये कहां से आए हैं, इनकम टैक्स वालों को और जीएसटी वालों को भी। तो क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था कि सारे के सारे डिपार्टमेंट लिंक हो चुके हैं, इनकम टैक्स जो है वो बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांग सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से आपके अकाउंट की डिटेल मांग सकता है। तो आपको हर एंट्री का एक प्रूफ बना के चलना पड़ता है कि हाँ ये अकाउंट में एंट्री आई है, तो इसका प्रूफ होना चाहिए क्यों आई है, कहां से आई है, ये सेल है या मेरा डेटर है, क्रेडिटर है, क्या है। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात वो आई कि 7 लाख रुपए वो कहता कि मैं तो अकाउंट में नहीं लूंगा, आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या पे करना पड़ेगा, कैश। बात समझ आई आपको? तो एक नया कंसेप्ट सीखा कि जो भी ब्लैक में ट्रांजैक्शन होती है, फेक इनवॉइस की ट्रांजैक्शन होती है, उसमें कैश जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो मैंने फिर उसको 7 लाख रुपए कहीं ना कहीं से कैश जो है वो पे किया। अब इसमें मेरे को भी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, 7 लाख रुपए या तो मेरे पास ही ब्लैक मनी के पड़े हो, फिर तो वो चल जाएंगे। अगर मेरे पास अकाउंट में पड़े हैं 7 लाख रुपए और मैं अकाउंट से 7 लाख विड्रॉ करता हूं कैश के अंदर, तो उसमें भी समस्या है, उसमें भी इनकम टैक्स के प्रोविजन लगते हैं, वो तो खैर इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। बट आपको बता रहा हूं कि इस टाइप की चीजें आप कर रहे हो तो प्लीज अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस लेकर करें, अदरवाइज इसमें आप बहुत पंगे में फंस सकते हो। तो 7 लाख रुपए का कैश मैंने उसको पे कर दिया और इस तरह से मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपके मन में आ गया होगा कि सर ये झोल तो समझ आ गया,
लेकिन अब ये समझ नहीं आया कि ये उसके अकाउंट्स में जो है वो एक्चुअल स्टॉक है नहीं, और टैक्स की बुक्स में 5,000 का बैग पड़े हैं, तो इसका क्या करेगा वो? बात समझ रहे हो? उसने परचेज की होगी तो GSTR 1, सुनो ध्यान से, उसने परचेज की होगी कंपनी से, तो कंपनी ने GSTR 1 फाइल कर दी होगी, और उसके GSTR 2 में आ गया होगा कि इतने की परचेज की है, तो टैक्स वालों को पता लग गया कि इतने की परचेज की है, ITC ले लिया इसने। लेकिन अब अगर इसकी आउटपुट जो है वो आ ही नहीं रही, ये सारे के सारे जो है वो ब्लैक में सेल नहीं कर सकता। सारे बिल तो कोई भी ब्लैक में सेल नहीं करता, कुछ व्हाइट में करते हैं, कुछ ब्लैक में करते हैं। तो आगे मैं आपको इसकी स्कीम बताता हूं कि इसने क्या किया। यहां पर कंपनी ने जो है वो क्या कर दिया होगा, GSTR 1 फाइल की होगी, और इससे फिर क्या होगा, इससे 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 फिर क्या होगा कि इसकी GSTR 2 में आ गया होगा कि इसने जो है परचेज की है। ठीक है, तो परचेज आ चुकी है टैक्स डिपार्टमेंट को, तो टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग चुका है इसने परचेज की है, और अब इसने आउटपुट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक है। तो टैक्स वालों को पता लग चुका है कि इसने क्या किया, परचेज की है, और इसने अभी तक जो है सेल की नहीं है। तो ये अपना हो गया अल्ट्राटेक वाला। तो इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, एक अब मैं अगली ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ये दोनों लिंक हैं आपस में, एक बार अगली समझेंगे फिर लिंक करेंगे। तो इसने क्या किया, ये इसके पास परचेज किए 5,000 जो है बैग हैं, ये टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग चुका है। टैक्स डिपार्टमेंट नोज, कैसे पता लग चुका है, थ्रू GSTR 1 ऑफ सप्लायर। ठीक है, इसने कोई सेल नहीं की, 5,000 जो बैग हैं इसने अपने स्टॉक में दिखा रखे हैं, नो सेल, अभी तक कोई सेल नहीं है। बात समझ आई आपको? अब क्या होगा, इसको रोज डर लगता है, रात को सोता है तो नींद नहीं आती, रात को सोता है तो सपने में पता है क्या आता है, टैक्स डिपार्टमेंट वाले, लाओ भाई लाओ इसका स्टॉक चेक करो, फटाफट स्टॉक चेक करो। CBI सॉरी GST डिपार्टमेंट ID कार्ड दिखाते हैं, GST डिपार्टमेंट लाओ भाई लाओ इसका स्टॉक चेक करो, और इसको रोज सपने आते हैं, रोज डर लगता है इसको। ये बीवी से परेशान, मतलब बीवी से रोज लड़ाइयां करता है। तो हालांकि ये अफेक्ट होता है रियल में, जो 2 नंबर के काम करते हैं उसको फिर ये चिंता रहती है, सुकून की नींद नहीं आती। उनको लगता है कि यार कभी भी जो है रेड पड़ सकती है, रेड पड़ेगी तो ये माल ठिकाने कहां लगाऊं, मेरे यहां पर आ रहा है 5,000 बैग, लेकिन जो मेरे अकाउंट्स में आ रहा है 5,000 बैग, लेकिन जो मेरी अगर उन्होंने यहां रेड कर दी तो कहेंगे 5,000 बैग कहां है, मेरे पास तो 2,000 बैग ही हैं, मैंने इनवॉइस काटा नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, वो कहेंगे 2,000 बैग गायब हैं, इसका मतलब तूने उस पे झूठा इनवॉइस सेल करके टैक्स पे नहीं किया, तो ला 2,000 जो बैग का जो तूने जो गायब है स्टॉक से, उसका जो है टैक्स ला, उसकी पेनल्टी ला, उसकी फाइन ला, चल जेल में चल। बात समझ आ रही है आपकी? तो अगर मान लो ये टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि भाई 5,000 बैग हैं तेरे पास, तो अगर मान लो रेड होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, इफ इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, टैक्स ऑफिसर कैन चेक stock, actual stock is 3,000 bags, so they will demand tax, fine, late fees, इंटरेस्ट। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन 2,000 बैग्स। ठीक है, अब इसको नींद नहीं आती तो ये क्या करता है, तो रियल लाइफ में बताऊंगा आपको क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अगले महीने की जो भी रिटर्न होती है,
मान लो ये सारा सामान जो है वो कब हुआ, मान लो ये सारा सामान जो है आपका, ये सारा सामान जो है आपका क्या हुआ, हालांकि इसमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। वो 7 लाख रुपए जो इसको रिसीव हुए हैं उसको भी ठिकाने लगाने पड़ते हैं, लॉकर में रखते हैं या कहाँ करते हैं, आगे चलाते हैं, ब्याज पे चलाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो तो अलग चीजें हैं, सारी चीजों को मैं एक बारी में नहीं समझा सकता। मैं अभी ये समझा रहा हूं कि सिर्फ जीएसटी के एंगल से फ्रॉड कैसे होता है। तो इसमें हमने ये सीखा कि इस तरह से आपको वो अब उसको चिंता आ रही है कि वो अगर रेड पड़ गई तो क्या होगा। अब दूसरी चिंता उसको क्या आएगी, सुनना ध्यान से। दूसरी चिंता उसको आती है कि अगर ये मान लेते हैं उसने परचेज की थी, ये आपका अभी जून चल रहा है, तो जून की परचेज है, जून की परचेज। तो अब जून में मान लो उसने, सुनो, जून में मान लो जितनी भी सेल की सारी की सारी ब्लैक में की, मान लो। तो ये जून में सेल की, ये जून में सेल की, जितनी भी सेल की सारी की सारी ब्लैक में की, ठीक है। ब्लैक में की तो जीएसटीआर 3B में नहीं दिखा पाएगा, यानी कि जो अपनी ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा उसमें क्या कहेगा कि मेरी आउटपुट 0 है। तो नो सेल, अगर कोई सेल नहीं की तो जो इसकी जीएसटीआर 1 होगी उसके अंदर क्या दिखाएगा, उसके अंदर नो सेल दिखाएगा। तो क्या कहेगा, मेरी आउटपुट लायबिलिटी 0 है। तो इसका नो सेल का मतलब कि आउटपुट टैक्स जो है वो क्या हो गया, 0 है। ऐसे कैसे दिखा सकता है, गवर्नमेंट को शक हो जाएगा कि 1 महीने से इतनी सारी परचेज कर चुका, कहां है, तो पक्का पक्का रेड पड़ेगी। तो इसी यहां पर शक बढ़ सकता है। तो यहां पर गवर्नमेंट का डाउट जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ तो सेल जरूर दिखाएगा। तो वो क्या करेगा, वो इनवॉइस बनाएगा। अब वो क्या करेगा, वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए वो क्या बनाएगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस। तो उस टैक्स इनवॉइस में क्या होगा, अब सुनो, क्या वो टैक्स इनवॉइस में मेरा नाम लिख सकता है, रेसिपिएंट? क्या रेसिपिएंट मेरा नाम लिख सकता है? रेसिपिएंट में मेरा नाम लिख सकता है निखिल? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि कैश में सेल किया था, तो निखिल तो लिख ही नहीं सकता। तो अब सोचेगा वो कौन बनेगा मुर्गा, समझ रहे हो, किसको मुर्गा बनाऊं? तो बेटा पहले के जमाने में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि ये इनवॉइसेस आपको अपलोड करने पड़ेंगे, रेसिपिएंट का नाम अपलोड करना पड़ेगा। तो ये किसी का भी नाम लिख देते थे, राम। मैंने खुद ऐसे फेक इनवॉइस बनवाए हुए हैं, खुद। आर्टिकलशिप के टाइम पे हमारा एक क्लाइंट था, उसका इनकम टैक्स में केस लग गया। तो उसकी सेल थी और खर्चे एक भी नहीं था, सारी कमाई थी। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मान लो 1 करोड़ रुपए की सेल, खर्चे 0, कमाई क्या है 1 करोड़ रुपए। वो टैक्स भर नहीं रहा, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई दिखा रहा है 3 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की लिमिट है। तो 95 लाख रुपए के झूठे खर्चे, 95 लाख के क्या कर रहे हैं, झूठे खर्चे दिखा रहा है। मैंने खुद इनवॉइस बनाए 95 लाख के झूठे खर्चों के। तो जब रेड पड़ती है तो इनकम टैक्स वाले मांगते हैं, इनकम टैक्स वाला उसके घर आके बैठ गया, घर पे आके बैठ गया, कहता कि भाई फटाफट इनवॉइस लाओ। तो हम आर्टिकल थे और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गए, जो हमारे बॉस थे वो गए, और उनका जो केस, हमारे पास केस आया था तो हम लड़ रहे थे। तो हमने फटाफट एक ही दिन में मार्केट से बिल बुक बनवा के लाए, किसी भी नाम से कोई भी बिल बुक बनवा के लाए, और उसके ऊपर लिख दिया 20-20 हजार के बिल काट दिए, ये कुछ भी नाम लिख लिख के राम श्याम गीता बिल काट दिए। और वो पिछले 5 साल का केस था, 5 साल पुराना केस था। तो हमने जानबूझ के क्या किया, इनवॉइस को एक बोरी में डाला और उसको ऊपर कूदे, उसके ऊपर बहुत ऊपर कूदे, इस तरह कूदे कि वो इनवॉइस फटी हाल हो जाए उनकी। और ऐसी हालत करके हमने क्या किया, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने पेश कर दिए, ये लो 95 लाख रुपए की इनवॉइस। तो हालांकि उसको पता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, क्योंकि ये रोज चलता है,
उसको पता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे इनवॉइस हैं, लेकिन कागज का कुछ तो वैल्यू है ना। अब वो क्या बोले कि कैसे बोले कि ये झूठे हैं? बात समझ आ रही है आपको? कैसे बोले कि झूठे हैं? तो कुछ ना कुछ रिश्वत लेकर सेटिंग करके, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, 5-7 लाख में वो केस जो है वो निपटारा हुआ था। इस तरह निपटारा किया था। तो ऐसे फेक इनवॉइस बनाए जाते हैं। हालांकि उस टाइम में ऐसे सख्त रूल नहीं थे कि आपको इनवॉइस अपलोड करने हैं और पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए। अभी तो मैंने जैसे कैश में की ना, अभी तो मैंने कैश में क्यों की? क्योंकि अगर अकाउंट में एंट्री करता तो उसका जवाब मांगते थे, पहला ऐसा कोई जवाब नहीं मांगते थे। तो इसीलिए अब तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, तो बिल्कुल समझदारी से फूक फूक के काम लेना पड़ता है। पहले तो जो क्लाइंट थे वो डरते ही नहीं थे, वो कहते थे कि मैं देखा जाएगा, मैं ये दिखा दूंगा, मैं वो दिखा दूंगा, मैं एग्रीकल्चर सेल दिखा दूंगा, कुछ मर्जी दिखा दूंगा, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता। आजकल सब कुछ समझ समझ के काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट सारी क्या कर रही है? मंडियां में लिंक कर रही है, मंडियों में जे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आने लग गए हैं। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में ये एग्रीकल्चर वाला भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता था, कभी हम डिस्कस करेंगे इसको अगर मौका मिला तो बहुत कुछ गवर्नमेंट कब करने लग रही है। तो अब जो है मैं यहां पर हमारे मेन पॉइंट पे आता हूं कि हम अब इस तरह कोई ऐसा नाम नहीं लिख सकते, राम श्याम घनश्याम ऐसे नहीं लिख सकते। पहले लिख सकते थे, हम खुद जो है वो गवाही देकर आए थे, केसेस में हम खुद गवाही देकर आते थे, आर्टिकल्स थे, हम गवाही देकर आते थे कि हाँ सर इसने पैसे दिए थे, कुछ भी ऐसे बोल देते थे। अब नहीं चलता ये सब। तो राम का से कोई रैंडम नेम नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई रैंडम नेम्स नहीं लिख सकते, पहले लिख सकते थे। ठीक है, तो बेटा तो अब क्या करें फिर? अब चलता है मार्केट में गेम, और ये है असली गेम जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत कमाते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हूं। अब क्या चलता है? गेम सुनना क्या होता है। तो इसने इसने जो अल्ट्राटेक वाला था, जो मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त हालांकि मैं ये घटिया काम नहीं करता, लेकिन मान लो मैं वो सीए बन जाता हूं, मैं इसका सीए बन जाता हूं, ये दोस्त है, इस दोस्त का सीए बन जाता हूं। तो मान लो ये सीए है, इसका मैं सीए बन जाता हूं, ये इसका सीए है, ठीक है, तो इसका सीए बन जाता हूं। तो जो जो अपना कुछ सीए हैं जो ऐसे काम करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं। तो क्लाइंट ने फोन किया कि सर वो ना, अब क्या कहते हैं, आपको पता ही है, तो महीने के एंड में कुछ सेल दिखानी पड़ेगी, तो बताओ फिर वो कुछ मेरे पास स्टॉक कम आ रहा है। सेम लैंग्वेज बता रहा हूँ, यही लैंग्वेज होती है। मेरे पास 2000 बैग का स्टॉक कम आ रहा है। आपको याद है ना 2000 बैग था? तो वो कहते हैं 2000 बैग का स्टॉक कम आ रहा है, तो ढूंढो कोई फिर पार्टी जो इनवॉइस लेने के लिए तैयार हो। तो सुनना ध्यान से। अब कोई सीए जो है, सीए के पास आ गया। सीए को इसने क्या बोला? सीए को इसने बोला कि सर कोई पार्टी ढूंढो। सीए को इसने क्या बोला? इसने बोला कि सर कोई पार्टी ढूंढो जो 2000 बैग्स का इनवॉइस लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो मैं अब एक पार्टी बनाता हूं। वैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऐसे काम करते हैं, बट आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। पारस का एग्जांपल देता हूं। तो ये है पारस। अब मान लेते हैं ये जो सीए हैं, ये वाले जो सीए हैं, ये सीए जो हैं, ये पारस के भी सीए हैं, ये पारस के भी सीए हैं और अल्ट्राटेक वाले के भी सीए हैं। तो पारस के सीए हैं जी। अब ये पारस के भी सीए हैं। अब क्या हुआ, पारस जो है वो अपना P&L अकाउंट बना रहा था। तो ये केस मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, बट पूरा केस आज बता रहा हूँ। P&L अकाउंट बनाया, उसमें इनका जो नेट प्रॉफिट था, इनकी जो सेल थी वो 8 करोड़ की सेल थी। वैसे ये कितने का इनवॉइस कितने का था? इनवॉइस था 7,20,000 का ना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इनका मान लेते हैं आ रहा था
इनका नेट प्रॉफिट आ रहा था, एक्चुअल में मान लो 2 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा था, इतना आता है, 2 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा था। तो ये अब क्या करते, ये कहते यार ये 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना बैठेगा, इनकम टैक्स अगर इसके ऊपर देंगे 30% है तो 60 लाख रुपए, वो ओ माई गॉड, इतना इनकम टैक्स बैठ जाएगा। तो इन्होंने कहा यार कुछ फेक बिल ढूंढवा लेते हैं, हम कह देंगे रिपेयर वगैरह करवाई थी बिल्डिंग की, तो कोई फेक बिल जो है वो हमने पारस वालों ने जो है सीए को फोन किया, दुष्यंत सर ने फोन किया, हाँ जी सीए साहब वो अब की बार ये बहुत टैक्स बहुत ज्यादा बना दिया आपने, दुष्यंत सर बात कर रहे हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बना दिया आपने। तो सीए साहब कहते हैं कि सर वो टैक्स तो 60 लाख ही आ रहा है, कोई ज्यादा थोड़ी आ रहा है, 60 लाख ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ना जी ज्यादा है जी, कम करवाओ। तो वो कहता है सीए कहता कि एक काम हो सकता है कि एक पार्टी है मेरे पास, वो उसके पास ना जो है कुछ फेक इनवॉइस हैं, और वो इनवॉइस हम पारस की अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ सीमेंट मंगवाई थी हमने, और सीमेंट का जो है वो क्या किया था, सीमेंट का काम करवाया था, रिपेयर करवाई थी, पारस की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वो रिपेयर दिखा देते हैं हम 60 लाख। हम 60 लाख की तो मेरे पास नहीं है इतनी, कुछ और पार्टियां मैं ढूंढता हूं, लेकिन एक बार एक पार्टी तो है, 7 लाख रुपए की कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी, और आपका 7 लाख का 30% कोई 2 लाख रुपए आपका इनकम टैक्स बच जाएगा। वो कहते चलो कोई, फिर दुष्यंत सर चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हो और भी ढूंढो ऐसे ऐसे, हम अपना कोई बात नहीं करवा लेंगे, तो कोई बात नहीं हो जाएगा। तो वो सीए ने फिर फोन रख दिया, और सीए ने अब क्या किया, सीए ने देखो क्या किया, अब अकाउंट्स में मैं क्या बताता हूं आपको कैसे एडजस्टमेंट की। तो सीए ने क्या किया, सीए ने जो है वो अपना, सीए ने जो है वो क्या किया, सीए ने यहां पर जो ये इनवॉइस था, इनवॉइस पे किसका नाम लिखवाया, टें टें टें, पारस, रेसिपिएंट कौन, पारस, और वैल्यू, वैल्यू बनाई, वैल्यू 680, और जीएसटी आपका कितना हो गया 40,000, टोटल कितना हो गया 720। बात समझ आ गई आपको, हाँ सर। अब क्या हुआ, ये 720 की होगी, ये इनवॉइस बना दिया, ये इनवॉइस जो है सीए के पास आया पहले, अब फिर ये इनवॉइस आ गया पारस के पास, तो ये इनवॉइस जो है वो घूम फिर के कहां आ गया, पारस के पास। तो पारस रिसीव्ड इनवॉइस, इसके लिए मैंने कल बताया था कि अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि गुड्स भी रिसीव होने चाहिए, और भी बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं ई इनवॉइस के, ई वे बिल के, और बहुत सारे प्रोविजन हैं इस फ्रॉड को रोकने के लिए। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये फ्रॉड होता कैसे है, फेक इनवॉइस वाला, क्योंकि आज भी ये सारे जो प्रोविजन हैं अप्लाई नहीं हुए हैं, तो आज भी ये फेक इनवॉइस वाले फ्रॉड हो रहे हैं। आज भी लोग 2% 4% कमीशन पे काम कर रहे हैं, 5% कमीशन पे काम कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा कमीशन क्या होता है, बट मेन आपको पहले ये चीज समझा रहा हूं कि ये क्या है। तो पारस ने जो है वो रिसीव कर लिया इनवॉइस, तो अब जो है दुष्यंत सर अपनी बुक्स में एंट्री कराएंगे कि रिपेयर करवाई, रिपेयर का काम 6,80,000 रुपए का। सर 680 क्यों, 40,000 रुपए तो जीएसटी इंक्लूड करके करो। बेटा जीएसटी इंक्लूड थोड़ी होगा, पारस की बैलेंस शीट देखो। अब आपने पारस की बैलेंस शीट देखी, उसके अंदर क्या आ जाएगा, आईटीसी कितना 40,000, ठीक है। ये आईटीसी कैसे आ जाएगा, ये सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में डालेगा, जीएसटीआर 1 में डालेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये फिर क्या होगा, पारस की जीएसटीआर 2A में आ जाएगा, तो वहां से फिर ये आईटीसी ले सकते हैं। ये आपको समझाया था। तो ये 40,000 आपका बैलेंस शीट में आईटीसी आ गया, और ये आपका रिपेयर भी 6,80,000 आ गया। तो इससे अब देखो इनकम टैक्स पे क्या फर्क पड़ा। अब 60 लाख की जगह ये प्रॉफिट 2 करोड़ की जगह 680 कम हो जाएगा। अगर 680 में प्रॉफिट कम करूं 2 करोड़ से, तो कितना आएगा, ये आएगा 1 करोड़ 2 करोड़ 20,000, 2 लाख 20 लाख 2 करोड़ माइनस के 680, तो प्रॉफिट आ गया 1 करोड़ 93 लाख
20,000, 1,93,00,000, एक बार 1.93 कर लेते हैं, क्योंकि हम इतना क्या करेंगे डेसिमल में जाके। इसका टैक्स देखो, अब इसका अब टैक्स बनेगा 30%। ये आ गया आपका लगभग 58 लाख के आसपास टैक्स आ गया, 58 लाख के आसपास टैक्स आ गया। तो कुल मिला के 2 लाख रुपए का टैक्स बच गया। अब पारस की सेविंग गिनो कितनी बच गई। पारस टोटल सेविंग देखो, पारस की सेविंग कितनी हो गई। पारस की सेविंग 2 लाख रुपए तो पारस की सेविंग हुई इनकम टैक्स, ठीक है, प्लस के, और आईटीसी मिला पारस को 40,000 रुपए का। पारस को क्या मिल गया, आईटीसी 40,000 का आईटीसी मिल गया। वैसे 2,10,000 की हुई अगर प्रिसाइजली बोलूं तो, और 40,000 का आईटीसी, तो टोटल पारस को सेविंग हो गई 2.5 लाख रुपए की। ठीक है बेटा, ये बहुत छोटी सेविंग है, मैंने छोटी अमाउंट ली थी 7 लाख रुपए की, इसको आप 70 लाख का कर दो तो सेविंग सीधा 25 लाख रुपए की हो जाती है। बात समझ आ रही है आपको। अमाउंट 70 लाख की कर दो, सेविंग कितनी है, 25 लाख की। इतनी ज्यादा सेविंग होती है ना बच्चों, क्या बताऊं मैं आपको। अब सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, तो 2.5 लाख की सेविंग हुई 7 लाख रुपए के ऊपर। एक बार परसेंटेज निकालना, पारस को कितना फायदा हो रहा है। 2.5 लाख की सेविंग हुई 7 लाख के ऊपर, ये लगभग 35% का फायदा हो रहा है। 35%, क्योंकि 30% तो सीधा टैक्स का फायदा हो गया और 5% आईटीसी का फायदा हो गया, 35% फायदा हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो इसको हम अगर बताएं तो ये आपका कितना बैठ रहा है, ये आपका बैठ रहा है 35% का फायदा हो रहा है, 35%। अब ध्यान से सुनना, 35% का फायदा हो रहा है, क्योंकि कैसे निकाला सर 35% कैसे निकाला, ये मैंने निकाला 2.5 लाख डिवाइड बाय 7 लाख के आसपास। ठीक है, तो 35% का फायदा हो रहा है। अब आपका 35% का फायदा हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, आई नो ये क्लास थोड़ी लेंदी हो गई है, मेरे को वैसे आधा घंटे के अंदर रिकॉर्ड करनी थी, बट क्योंकि आपको इनकम टैक्स भी बीच में जोड़ दिया, जीएसटी भी जोड़ दिया, बहुत जान लगाकर एक क्लास बनाई है, तो अगर आपको समझ आती है तो आपको बहुत ही ज्यादा ये गेम जो सीए बनने के बाद सीखते हैं, मैं सीए बनने के बाद सीखा था। आर्टिकलशिप में तो हमें कोई बताने वाला नहीं था ये सब चीजें, क्योंकि आर्टिकलशिप में बॉस जो होते हैं वो अपने आर्टिकल्स को ऐसी चीजें नहीं बताते। ऐसी चीजें बता देंगे तो उसकी बदनामी होगी, उसको आर्टिकल्स कहेंगे हाय ये तो कितना गंदा काम करता है। मैं सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और हमें ये कब पता लगा, जब हम बॉस बने, जब हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आए जो हमसे ऐसे इनवॉइस की डिमांड करते थे, तो हमने थोड़े सीनियर से बात करके पता किया कि अच्छा यार ये काम होते हैं। तो बेटा आपको अभी से ये ज्ञान मिल रहा है, तो आप तो फिर देखो क्या करने वाले हो जिंदगी के अंदर। तो अब ये जो है जीएसटीआर 2A मैंने फाइल, हाँ मेरे पास ये सारा बेनिफिट आ चुका है, आईटीसी ले चुका हूं, ये हो चुका है, ये काम हो गया। अब सर अब इसमें हमारे 2 डाउट बच गए, ये कि ये झूठा इनवॉइस बना दिया तो क्या अकाउंट्स में पेमेंट नहीं दिखानी पड़ेगी, जैसे आपने पहले कहा था पेमेंट तो दिखानी पड़ेगी। अब ये जो है 7,20,000 का जो इनवॉइस बना दिया, तो यहां पर तो सेटल हो गया, यहां तो सेटल हो गया, सुनो ध्यान से, 7,20,000 तो सेटल हो गया। अब दिक्कत क्या आती है, सुनना ध्यान से, दिक्कत क्या आती है, सुनो प्लीज ध्यान से सुनो। 7,20,000 की सेल मैंने डाल दी, सुनना। अब अल्ट्राटेक वाला एंट्री क्या पास करेगा, तो ये अल्ट्राटेक वाले के अकाउंट चल रहे थे, अल्ट्राटेक वाले के, आपके पास स्पेस पड़ा है तो देखो आपको कहां लिखना है, और ये आपके अल्ट्राटेक वाले के अकाउंट चल रहे थे। ये जैसे ही उसने सेल डाली तो उसकी एंट्री क्या पास करेगा, वो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, वो कहेगा टू सेल्स। अब तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले तो एंट्री पास की नहीं थी, अब तो करनी पड़ेगी। और डेबिट किसको करे, पैसा तो रिसीव करना पड़ेगा ना उसको, बात समझ रहे आप, पैसा रिसीव करना पड़ेगा। अगर वो पारस के नाम से डेबिट करे तो आखिर कब तक ये दिखाता रहेगा डेटर, कब तक डेटर दिखाएगा, तो कभी ना कभी तो डेटर को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मान लो पारस के नाम से डेबिट एंट्री कर दी, तो ये आपका आ गया, ये आपका टू सेल में आएगा 6.8, पारस से आएगा 7.2, 2 आएगा जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल आपका 0.4, इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा अल्ट्राटेक वाला,
अब की बार ये जीएसटी पे करेगा। तो ये साथ में गवर्नमेंट को ये जीएसटी पे करेगा। ठीक है, कितना जीएसटी पे करेगा? 40,000। तो 40,000 रुपये क्या करना पड़ेगा? 40,000 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा? 40,000 रुपये इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आप एग्री कर चुके हो तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, कई सारी बड़ी कंपनीज के अकाउंट में ऐसे फेक डेटर दिखाई देते हैं, हमें लगता है करंट एसेट है। रिलायंस कम्युनिकेशन या ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बैंक्स, उनके अकाउंट्स में इतने बड़े बड़े एसेट्स दिखाई देते हैं, एडवांस दिया हुआ, ये दिया हुआ है, वो सारे क्या होते हैं? फेक। मैं सबको फेक नहीं कह रहा, बहुत सारे फेक होते हैं उसमें से, क्योंकि इस तरह की एंट्रीज होती हैं। और अब इसमें एक्चुअल में पारस इनको कोई रुपया नहीं देगा। मैं बताऊंगा सेटलमेंट कैसे होगा, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स दिखाई देंगे जो फेक होते हैं। तो आप ऑडिट करोगे तो ऐसे अकाउंट्स को ट्रेस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इससे पेमेंट आई है नहीं आई, एक्चुअल में इसको सेल हुई है नहीं हुई, या सिर्फ इनवॉइस काटा गया है। समझ रहे हो बात? तो ये हमने फेक डेटर दिखा दिया। अब इसकी कभी ना कभी तो पेमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर 1 साल तक 2 साल तक पेमेंट नहीं दिखाई तो ऑडिटर परेशान करेगा। ऑडिटर कहेगा यार ये इसका जो है वो 3 साल हो गए, ऐसे डेटर थोड़ी खड़ा रख सकते हैं, या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। प्रोविजन बनाओगे प्रॉफिट कम होगा, बहुत झंझट होते हैं। तो ये क्या करेंगे? पेमेंट दिखाएंगे। तो ये क्या करेंगे? अब ये पेमेंट दिखाएंगे पारस से। तो पारस जो है इनको बैंक से पेमेंट करेगा, और एक्चुअल में ऐसे बैंक में एंट्री घुमाते हैं ये, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे घुमाएंगे। तो फेक डेटर, तो ये डेबिट कब तक खड़ा रहेगा? इसीलिए इनको अब नीचे लेकर चलते हैं, अपन नीचे लेकर चलते हैं। एक ट्रांजैक्शन नीचे दिखाऊंगा मैं अब आपको, इसकी फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होगी वो दिखाऊंगा। तो इसकी जो है फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होगी वो दिखाऊंगा। फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होगी कि पारस से पेमेंट लेनी पड़ेगी अल्ट्राटेक को, क्योंकि उसके बुक्स में वो डेटर आ रहा है यार, कब तक डेटर दिखाएगा? तो फिर वो कैसे लेगा ये एडजस्टमेंट? देखें ध्यान से कैसे एडजस्टमेंट लेगा। तो ये बना दिया मैंने अल्ट्राटेक, ये बना दिया पारस, और ये है वो बीच में सीए दलाल। यू कैन कॉल, इसको दलाल बोल सकते हो, काम ऐसे कर रहा है। तो हम ऐसे बिल्कुल काम नहीं करते। ये अब देखना क्या होगा ध्यान से। तो सीए को फोन होगा, सीए कहेगा यार कि दुष्यंत सर को फोन करेंगे, दुष्यंत सर को कहेंगे कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पारस क्या करेगा? अपने, ध्यान से सुनना, बैंक से पेमेंट होगा, बैंक से। कैश से पेमेंट तो पहले अलाउड थी, पहले ना ऐसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था पेमेंट। पहले क्या था, ना तो जीएसटी वाले बैंक से मांगते थे, ना ही इनकम टैक्स वाले। अब बैंक से करना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि ये बैंक से पेमेंट करनी पड़ती है। तो बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी? बैंक से ये 7,20,000 रुपए पेमेंट करेगा। ठीक है, और अब सर ये पेमेंट कर देगा। अब पारस के तो 7,20,000 गए, पारस के तो 7,20,000 गए, सीमेंट तो कुछ आ ही नहीं। बदले में जो सीमेंट आनी चाहिए थी, बदले में सीमेंट के 2,000 बैग आने चाहिए थे, वो तो आए नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं थे। हमें तो बस क्या करना था, हमें तो झूठा इनवॉइस चाहिए था, याद है ना आपको? तो एक्चुअल में तो ये आने ही नहीं थे, झूठा इनवॉइस करना था। तो इसका मतलब क्या होगा? बदले में बैग्स की जगह क्या आएगा? कैश। बैग्स की जगह कैश। जूते लो, पैसे दो। अब जूते नहीं मिले तो फिर पैसे पैसे बच गए, बैंक से एंट्री दिखा दी और पैसे कैश आएगा। अब सुनो ध्यान से, क्या ये 7,20,000 रुपए कैश आएगा? ध्यान से सुनना। अगर बच्चों 7,20,000 कैश आएगा, तो 7,20,000 कैश आएगा तो अल्ट्राटेक का नुकसान होगा। अल्ट्राटेक का क्या नुकसान होगा? देखो, अल्ट्राटेक ने जो है
वो ऊपर ऊपर मुझसे, याद करो जब मैं सीमेंट लेने गया था तो विदाउट जीएसटी उसने 7 लाख रुपए लिए थे। याद करो विदाउट जीएसटी कितने लिए थे? 7 लाख रुपए। समझ रहे हो? तो उसने सिर्फ 20,000 लिए थे मुझसे एक्स्ट्रा। 680 की तो सीमेंट हो गई, 680 की क्या हो गई? सीमेंट। 20,000 रुपए वो मुझसे ले चुका। अब अल्ट्राटेक वाले का फायदा देखो, अल्ट्राटेक पारस का फायदा कितना हो गया? पारस का फायदा मैंने ऊपर बताया था 2.5 लाख रुपए। अब अल्ट्राटेक वाले का फायदा देखो, अल्ट्राटेक का फायदा कितना हो गया? 20,000 रुपए तो वो मुझसे कमा चुका, 20,000 रुपए मुझसे कमा चुका, निखिल से कमा चुका, क्योंकि 680 का माल था, उसने 7 का बेचा विदाउट जीएसटी। समझ रहे हो? 20 मुझसे कमा चुका। लेकिन अब बात क्या है? अब बात यह है कि अगर सारे के सारे वापस कर देगा तो गवर्नमेंट को कितना? 40,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को 40,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो 40,000, ये किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? सीए, अब सीए दलाल है, सीए कुछ पैसे मांगेगा, अल्ट्राटेक से सीए पैसे मांगेगा। अल्ट्राटेक सीए कहेगा ओ मैंने तेरा ये जो है काम करवा के दिया, तेरा इनवॉइस बिकवा के दिया, मैं 1% दलाली लूंगा। तो 1% दलाली कितनी होती है? कई 1% लेते हैं, 2% भी लेते हैं। तो मान लेते हैं 7,20,000 का इनवॉइस है, 7,20,000 का इंटू में 2%, 14,400 रुपए हो गए। 14,400 रुपए ये कैश में होता है सारा कुछ। ये किस में होगा? कैश में। कैश में होगा। इसको क्या बोलते हैं? दलाली या कमीशन। कितना होगा? 1%, 2% कितना भी हो सकता है। हमने एक बार हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 15,000 रुपए ले लिए इसने कमीशन के। तो बेचारे अल्ट्राटेक वाले को तो 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। 15,000 रुपए किसको दिए? सीए को दिए। 40,000 गवर्नमेंट को दिए, 15,000 सीए को दिए, 20,000 तो मुझसे रिकवर कर लिए। लेकिन अब तो इसका मतलब वो अच्छा पारस से भी कमीशन लेगा। ये सीए कोई पारस को छोड़ देगा? दूषण से कमीशन लेगा। कितना कमीशन लेगा? इससे भी वही लेगा। वो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स रेट नहीं है, नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। तो इससे भी मान लो 15,000 रुपए ले लिए सीए ने। ठीक है, पारस को क्या फर्क पड़ता है? वहां पर 2.5 लाख रुपए का फायदा हो चुका है, 15,000 दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन बात ये आती है कि अब पारस को वो जो अल्ट्राटेक वाला है वो 7,20,000 देगा। सुनो ध्यान से, अल्ट्राटेक वाला पारस को 7,20,000 देगा या कम दे या ज्यादा दे? अल्ट्राटेक वाला पारस को 7,20 नहीं देगा, उससे कम देगा। क्यों कम देगा? सुनो ध्यान से, अल्ट्राटेक वाला अगर वो नुकसान कितना हो रहा है उसको? 20, नुकसान कितना हो रहा है? 20 माइनस के 40,000 माइनस के 15,000, ठीक है, 35,000 का नुकसान हो रहा है। 35,000 जो सीमेंट की 6,80,000 वैल्यू है वो तो वो ऑलरेडी रिसीव कर चुका। किससे? मुझसे रिसीव कर चुका। उस सीमेंट को भूल जाओ। ये टैक्स के खेल में कितना नुकसान हो गया? 35,000 का नुकसान हो गया। 35,000 का नुकसान हो रहा है। तो 35,000 का नुकसान किससे रिकवर करेगा? पारस से। तो सुनो ध्यान से, अगर पारस से सिर्फ 35,000 का नुकसान रिकवर करे तो वो इतना झमेला करेगा क्यों? फिर तो वो सीधा का सीधा मुझे ही सीमेंट बेच देता। समझ रहे हो बात को? तो अब लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट, वो इतना झमेला इसलिए कर रहा है क्योंकि पारस से वो 35,000 नहीं ज्यादा वसूल करेगा। वो ज्यादा वसूल करेगा, वो ज्यादा वसूल करेगा। वो तभी तो ये झमेले करते हैं ब्लैक में बेचने का। अगर इनमें कमाई ना हो, मोटी कमाई ना हो, तो फिर वो ऐसा क्यों करे? समझ रहे हो ध्यान से? अगर इतनी मोटी कमाई ना होती तो वो ऐसा करता ही ना। मोटी कमाई ना होती, अगर वो मोटी कमाई ना होती तो ऐसा करता ही ना, फिर तो सीधा व्हाइट में गुड्स बेचता। जो लोग ब्लैक में बेचते हैं उनको इस तरह से मोटी कमाई होती है। दूसरा, ब्लैक में बेचने की वजह यह होती है कि कस्टमर जानबूझकर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए बिल, जीएसटी नहीं चाहिए। कुछ सुनो ध्यान से प्लीज, कंक्लूडिंग रिमार्क है, ध्यान से सुनना। मैं कस्टमर हूं, मैं एक दुकान पे गया, वो मेरे को विदाउट जीएसटी दे रहा है। दूसरी दुकान पे गया, वो विद जीएसटी दे रहा है, मुझे महंगा पड़ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? यार मेरे को तो विदाउट जीएसटी दे दे। समझ रहे हो? तो मैं तो विदाउट जीएसटी ले लूंगा। मैं कस्टमर हूं तो मैं विदाउट जीएसटी ले लूंगा। तो बेटा अगर मैं विदाउट जीएसटी लेता हूं तो मुझे जो है वो क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। लेकिन सप्लायर को इस झमेले में पड़ना पड़ता है। अगर वो
कठोर रहे और कहे कि मैं विद जीएसटी ही बेचूंगा, तो बेचारे के कस्टमर टूट जाएंगे। समझ रहे हो, कस्टमर टूट जाएंगे। तो इसीलिए जो मैं सारा का सारा सप्लायर्स की भी गलती नहीं कहता, सारा सप्लायर्स की भी गलती नहीं है कि वो बेचारे विदाउट जीएसटी बेचते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर मांगते हैं तो उनको बेचना पड़ता है, अपने बिजनेस में लॉस नहीं कर सकते ना। तो सारा मैं सप्लायर की गलती भी नहीं कहता और सारा मैं कस्टमर की गलती भी नहीं कहता। कस्टमर की गलती क्या है यार, कस्टमर को जहां से सस्ता मिलेगा वो तो वहीं से लेगा। अब मैं सीमेंट लेने गया था, एक अनरजिस्टर्ड डीलर से लेने गया तो वो सस्ती दे रहा था, और जो मेरा दोस्त से लेने गया रजिस्टर्ड था वो महंगी दे रहा था। तो मैं तो दोस्त को यही कहूंगा कि भाई तेरे को इतने रेट में लगानी है तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे ले लूंगा। तो इसीलिए जो है उनको क्या करना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनको भी ब्लैक में बेचना पड़ता है, और फिर अपने इनवॉइस को ठिकाने लगाने के लिए कोई पार्टी ढूंढनी पड़ती है। ये सारा का सारा जाल बिछा हुआ है यार, और इस जाल में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि इस जाल को तोड़ सके, बट देखते हैं कब ये टूट पाता है। अब इसमें आपके मन में एक डाउट और आ गया होगा कि अनरजिस्टर्ड से खरीदने पे सस्ता क्यों पड़ता है और रजिस्टर्ड से खरीदने में महंगा क्यों पड़ता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, और वो आप चाहे इस क्लास के बाद देखना या कभी फिर देखना जब आपका मन करे, बट मैं कर दूंगा। तो अब इस बात पे आते हैं, इस कंक्लूडिंग रिमार्क पे आते हैं कि वो पारस से नेगोशिएशन करेगा। वो कहेगा पारस तुझे फायदा हो रहा है 2.5 लाख रुपए का, और मेरे को जो है फायदा, मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मैं कुछ तो मैं भी चाहूंगा। तो नेगोशिएशन होगी। अब नेगोशिएशन में देखते हैं वो जो है वो इतना तो पक्का है कि 7,20,000 तो कैश नहीं देगा, उससे तो कम देगा। इतना पक्का है कि इससे तो कम देगा, इससे कम देगा, इतना तो पक्का है। कितना कम देगा, हो सकता है 6.5 लाख रुपए दे दे। अगर 6.5 लाख देगा तो इसको 70,000 रुपए का फायदा हो गया, किससे, पारस से। तो इसको फिर नेट बेनिफिट हो जाएगा कितना, 35,000 रुपए का इसको नेट बेनिफिट हो गया, ये ब्लैक वाला झोल-झाल करने से। ठीक है बच्चों, तो वो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, चार्टर्ड अकाउंट पे भी डिपेंड करता है वो कितने में सौदा करवाता है। एक्चुअल में ये गेम जो है वो टोटल 5-10% का गेम होता है। अब 10%, कई जगह 10% का गेम होता है, कई जगह 5% का गेम होता है। जैसे सीमेंट 5% वाली आइटम है तो उसमें जो है वो कम ये झोल झाल है। अगर मान लो कोई 28% वाली आइटम हो तो बहुत ज्यादा झोल झाल है, तभी टोबैको, सिगरेट, ये सारी ब्लैक होती हैं। बात समझ रहे हो मेरी। अब मैं इतना डीप में जाना नहीं चाहता कि कंपनीज क्या करती हैं, सिगरेट वाली कंपनीज वो मैन्युफैक्चर करके कुछ ब्लैक में सेल करती हैं, क्योंकि 28% टैक्स बचाना होता है उसको। तो ये बहुत सारे झोलझाल होते हैं। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ टैक्स होगा उतना ये झोलझाल ज्यादा होगा। अब कंक्लूडिंग मेरा रिमार्क यही है कि ये आप पूरा सा एग्जाम्पल इसको मैंने लिख दिया है, इसको समझें, और अगर नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का है और हमारे जो कोर्स का पार्ट नहीं है, तो नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो। और अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, आर्टिकलशिप में भी हेल्प मिलेगी, सीए बनने के बाद भी हेल्प मिलेगी, और आप दूसरों से एक लेवल अप ही रहोगे इसको समझने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो क्लास किस चीज की होगी, एक क्लास में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें अनरजिस्टर्ड वर्सेस रजिस्टर्ड का कंपैरिजन दिखाऊंगा, और वो आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी। जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, तो प्रैक्टिकल क्लास में एक और रिकॉर्ड करूंगा। तो मिलते हैं आपको उस क्लास में। बने रहें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। बाय बाय।